मैं ब्रजलाल मेल, बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरदास, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 6 केंद्र सरकार के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अब अपन बात करते हैं सरकार की। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अपन बात करते हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है संघीय व्यवस्थापिका, दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका, दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। तो अपन संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, तो इसको संसद के नाम से जाना जाता है। राज्य व्यवस्थापिका है, उसको विधानमंडल, विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण 2 सदन, लोकसभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। इस संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संसद का निर्माण होता है। के 3 अंग हो गए: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके 2 भाग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। 3 अंग हो गए: लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपति। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में की गई है। इसके बाद अपन बात करते हैं राज्य व्यवस्थापिका, तो उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं। तो इसमें विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। और इसमें मुख्य होता है राज्यपाल। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे विधानमंडल में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि हमारे देश में एक संसद होगी। अब विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। तो अपन यहाँ पर बात करते हैं, कुछ राज्यों में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था होती है, कुछ राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो जिन राज्यों में एक सदनात्मक शासन व्यवस्था होती है उसको वहाँ पर विधानसभा होती है, विधान परिषद नहीं होता। जहाँ पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। एक सूत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो जम्मू, ते, आम, बिकाऊ हैं। ये एक हमारा एक सूत्र हो गया, जम्मू, ते, आम, बिकाऊ हैं। वैसे जम्मू के सेव प्रसिद्ध हैं, लेकिन अपन यहाँ पर आम शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में सेट करने के लिए। तो जम्मू का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, का मतलब हो गया
तेलंगाना, आ का मतलब हो गया आंध्र प्रदेश, मैं का मतलब हो गया महाराष्ट्र, बी का मतलब हो गया बिहार, का हो गया कर्नाटक, ऊ का हो गया उत्तर प्रदेश। ये जो 7 राज्य थे, उन 7 राज्यों में द्विसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। तो अपन सूत्र के माध्यम से इसको सेट कर सकते हैं कि जम्मू ते आम बिकाऊ हैं। जम्मू का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर, ते का अर्थ लिया तेलंगाना, आ का हो गया आंध्र प्रदेश, मैं को महाराष्ट्र, बी को बिहार, का को कर्नाटक, ऊ को उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार ये जो हमारे 7 राज्य हैं, यहां पर द्विसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। बाकी जो राज्य बचे हैं वहां पर क्या है, एक सत्तात्मक शासन व्यवस्था है। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान के अंदर एक सत्तात्मक शासन व्यवस्था है, यहां पर केवल विधानसभा है, विधान परिषदें नहीं है। तो अब अपन लेते हैं लोकसभा को। भी संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका के अंदर जो लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। तो हमारे पाठ के अनुसार हम लेते हैं लोकसभा को। तो अपना पॉइंट हो गया लोकसभा। लोकसभा अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि लोकसभा की संरचना या गठन का वर्णन कीजिए। संरचना या गठन का वर्णन कीजिए। तो अपन बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा संसद का, हमारा जो संसदन, लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। राज्यसभा क्या है, द्वितीय सदन। तो लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, या इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। ये लोकप्रिय इसलिए है कि इसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य शासन कार्य में भाग लेते हैं। वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके शासन कार्य करते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से इसको जानते हैं। तो अब अपन बात करते हैं लोकसभा में सदस्य संख्या। भाई लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है उसके बारे में। तो मूल संविधान के अनुसार, जैसे हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो मूल संविधान के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी कि अधिकतम 500 संख्या हो सकती है। लेकिन उसके बाद उनका जो पुनर्गठन किया गया, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, 552। तो अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है। अब अपन बात करते हैं जो 552 जो सदस्य हैं वो किस प्रकार नियुक्त होते हैं।
तो इनमें से 500 जो 30 सदस्य हैं वो हमारे राज्यों से निर्वाचित होते हैं। उसके बाद जो 20 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्र हैं, उससे निर्वाचित होते हैं। जो 2 सदस्य हैं वो आंगल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 सदस्य संघीय क्षेत्र है, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इनका तो क्या होता है, चुनाव होता है। ये जो 2 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति अपने हिसाब से क्या मनोनीत करता है। तो इस प्रकार इनकी सदस्य संख्या हो गई 552। तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये स्थिति है 545 है। वे लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। 530 सदस्य वही बात है, राज्यों से निर्वाचित होते हैं। 13 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंगल भारतीय समुदाय के जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इस प्रकार ये सदस्य संख्या हो गई 545। वर्तमान में 545 जो सदस्य हैं, तो 530 हमारे जो राज्य हैं उनसे, 13 सदस्य संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश है उससे निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंगल भारतीय समुदाय के हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार ये लोकसभा की सदस्य संख्या होती है। निर्वाचन, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा के सभी क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। तो इस प्रकार उसका निर्वाचन होता है। 2 पॉइंटों के बारे में चर्चा की। लोकसभा की सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या अधिकतम 552 होती है और वर्तमान में 545 है। उसके बाद निर्वाचन, तो निर्वाचन के बारे में प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार है। तो वयस्क मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष से। जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उसको वयस्क मताधिकार बोलते हैं, उसको वयस्क बोलते हैं। तो उसके आधार पर उसका निर्वाचन में भाग ले सकता है वो। लोकसभा के लिए योग्यताएं, लोकसभा के लिए योग्यताएं, तो लोकसभा के लिए जो सदस्य होता है उनके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए पहली योग्यता है वह है भारत का नागरिक हो, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। उसके बाद तीसरी जो योग्यताएं हैं वो योग्यता है केंद्र सरकार या राज्य
राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो, वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। फिर से देखें हम, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद नहीं होना चाहिए उसका, अर्थात वह सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, उसके बाद संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो, वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। उसके बाद कार्यकाल, जो लोकसभा का सदस्य है उसका कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में। तो वैसे हम बात करते हैं कि लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा क्या अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पूर्व भी उसको प्रधानमंत्री के परामर्श के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है या लोकसभा को भंग की जा सकती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। जैसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो ऐसा 9 बार किया जा चुका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। किसी आपातकालीन स्थिति के अंदर उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। ये उसका कार्यकाल हो गया। अधिवेशन, अधिवेशन किसे कहते हैं? जो बैठकें होती हैं, जो मीटिंग होती है उसको अधिवेशन बोलते हैं। तो उसका अधिवेशन किस प्रकार का होता है उसके बारे में, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं और उसी के द्वारा स्थगित की जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठकें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती हैं और उसी के द्वारा स्थगित की जा सकती हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोकसभा के अधिवेशन के बारे में पढ़ा। वे लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिवेशन की बात करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो 2 बैठक होती हैं उन 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। इस संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष, एक को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करेगी। तो ये संविधान के अनुच्छेद 93 में लिखा गया है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। वे लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य हैं वो अपने बहुमत के आधार पर इन सदस्यों को हटा सकते हैं। इससे पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी आवश्यक है।
उसके बाद अगला पॉइंट है वेतन तथा भत्ते। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। लोकसभा के बाद अपन बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा अपन बात करते हैं राज्यसभा की। तो इसी प्रकार एक प्रश्न क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार उसका गठन होता है, उसके बारे में। तो राज्यसभा हमारी जो संसद है, संसद का द्वितीय सदन है, या उसको उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। वैसे लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के पास अधिकार और शक्तियां कम हैं, फिर भी इनका अपना एक अलग महत्व है। सदस्य संख्या, तो राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250। उसमें 12 सदस्य हैं, वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 234 सदस्य वो होते हैं राज्यों द्वारा। हमारे जो राज्य हैं उन राज्यों से निर्वाचित होते हैं। उसके बाद जो 4 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे निर्वाचित होते हैं। तो ये तो क्या होते हैं? मनोनीत। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। ये जो सदस्य हैं वो निर्वाचित किसके माध्यम से? जनता के माध्यम से। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत होते हैं। जो व्यक्ति कला, साहित्य, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 234 सदस्य हमारे जो राज्य हैं उनसे निर्वाचित होते हैं। 4 सदस्य हैं संघीय क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे निर्वाचित होते हैं। इसके बाद वर्तमान में अपन बात करते हैं, सदस्य संख्या होती है 245। भी वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। उसमें 12 सदस्य, 229 सदस्य, 4 सदस्य, इसी प्रकार व्यवस्था की गई है जो यहाँ पर की गई थी। तो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद 229 सदस्य हैं वो राज्यों द्वारा। उसके बाद संघीय क्षेत्र उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसी प्रकार ये संख्या 250 हो गई और ये हो गई 245। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अग्रणी होते हैं। 229 सदस्य हमारे जो राज्य हैं उनसे निर्वाचित होते हैं। 4 सदस्य संघीय क्षेत्र के अंदर ये जो हमारा जो संघीय क्षेत्र है उसमें क्या है? केवल 2 ही, दिल्ली और पांडिचेरी 2 संघीय क्षेत्र हैं, केवल उन 2 से ही निर्वाचित होते हैं, बाकी अन्य से नहीं होते। तो दिल्ली और पांडिचेरी को इसमें शामिल किया गया है। सदस्यों के लिए
योग्यताएं। तो अपन बात करते थे कि लोकसभा का जो सदस्य है, सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के लिए। तो जो लोकसभा का सदस्य है लगभग उनके समान है। तो पहली है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अगली योग्यता है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। अगली योग्यता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। अगली योग्यताएं है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं पूरी करता हो, वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण नहीं किया गया हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो, उसके बाद संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा सभी योग्यताएं पूरी करता हो, वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल। वैसे अपन बात करते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित की गई है। सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी, पॉइंट नंबर 4, राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। सभापति, उपसभापति। तो संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें किसी एक को उपसभापति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार राज्यसभा के 2 पदाधिकारी हो गए, एक सभापति, एक उपसभापति। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का, उपसभापति का कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए। अब हमारा जो सभापति है वो है वेंकैया नायडू। उपसभापति है हरिवंश। वर्तमान में भी संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है
कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को उपसभापति के पद पर नियुक्त किया जाएगा और उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। इस प्रकार आज अपन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में अपन लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे।